वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियली सिक्योर। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको इंश्योरेंस जो लेना चाहिए वो किस एज तक की कवरेज के लिए लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। मैंने आपको ये अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस तरीके के सवालों के जवाब मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो के अंदर दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा इंश्योरेंस अपने लिए लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस आपको अपने लिए चूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि जिसमें पहला होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे कि आप अभी 25 साल के हैं या 30 साल के हैं और आप अपनी 65 या 70 तक अपनी एज को कवर करवाना चाहते हैं, तो इस तरीके के इंश्योरेंस को टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। मतलब कि अगर आपने 25 की एज में 65 की एज तक के लिए कवर कराया है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी 25 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक आप जो है वो आपको ये जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको सिक्योरिटी देगी कि इस उम्र के बीच में यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद में आपके परिवार का ध्यान रखने के लिए ये आपको वो क्लेम देंगी जो आपने अपने परिवार के लिए इंश्योर्ड करवाया है। ठीक है। दूसरी तरह के होते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब कि होल लाइफ का मतलब कि आप जब तक हैं तब तक के लिए आपकी लाइफ को इंश्योर कर दिया गया है। मतलब आपने जो अमाउंट आप जब तक रहेंगे तब तक आपकी लाइफ जो है वो इंश्योर्ड है। जिस दिन भी आपकी डेथ होती है, मान लीजिए अगर 100 साल भी बाद में भी होती है, तो जो आपका पैसा है, जो क्लेम है, वो आपको उस वक्त दे दिया जाएगा जब आपकी डेथ होगी। ठीक है। फिर वो चाहे किसी भी उम्र में हो, तो वो उस तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप के होते हैं यूलिप टाइप के। इसमें क्या होता है कि आपको बीच बीच में रिटर्न भी मिलता रहता है। मतलब जस्ट जो आपने जो कवरेज एज है उसके बीच बीच में आपको रिटर्न भी मिलते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके के प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस के लिए। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो एडवाइजेबल होता है, बेस्ट प्लान जो होते हैं वो होते हैं टर्म इंश्योरेंस ही होते हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर होल लाइफ का के लिए लेंगे या यूलिप के लिए लेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ाकर आप उस वक्त वो पैसा आप चाह रहे हैं जब आप तो खुद उस पैसे को यूज़ करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे के आपको अपने आप को एक छोटे छोटे रिटर्न्स के लिए अपने आप को इंश्योर करवाना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस बेस्ट होते हैं। आप उसमें एक कम अमाउंट का प्रीमियम जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रीमियम का बहुत पैसा आप बचा सकते हैं। उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, एफडीज करा सकते हैं, जिनसे भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। देखिए, जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है। देखिए, मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि आपने अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया है 30 साल से लेके 70 साल की उम्र तक के लिए। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ मान लीजिए कि भगवान करे ऐसा ना हो, मैं सिर्फ अज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप अर्निंग के लायक नहीं रहते हैं। मान लीजिए आप व्हील चेयर पे आ गए हैं या किसी कुछ ऐसी चोट है जिसकी वजह से आप उठ नहीं सकते हैं और आप बेड पे आ गए हैं। तो इस तरीके के केस में क्या होता है कि अब वो आपको क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपकी डेथ तो नहीं हुई है लेकिन आप कमाने के लायक भी नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आप कमा नहीं सकते हैं, तो एक तरीके से आपकी जो फैमिली है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, वो इनसिक्योर हो गए हैं, उनके लिए परेशानियां हो गई हैं। और तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ में एक डिसेबिलिटी एड ऑन होना चाहिए। मतलब इस तरीके के फीचर पॉलिसीज़ भी होती हैं जिसमें आप ये एड ऑन करवा सकते हैं। मतलब लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको डिसेबिलिटी एड ऑन मिलता है, तो आपको ये राइडर भी ले लेना चाहिए। अगर आपको मिल रहा है, आप अपने एजेंट से बात कीजिए, पूछिए, अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको ये वाला राइडर ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अगर डिसेबल हैं, अगर आप नहीं कमा सकते हैं, तो भी आपको फाइनेंशियली रूप से कोई परेशानी नहीं होगी।
एक और तरह का राइडर होता है जो कि होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है। अगर आपने मान लीजिए 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ है, तो जैसे ही आपको कोई बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपको, और जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं आपको कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है तो आपको एक मुश्त 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद आप आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं, पैसे बचे हैं तो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस इससे बिल्कुल अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल के जो बिल्स हैं उनको कवर करता है। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए हैं, एडमिट हुए हैं, तो आपका जो हॉस्पिटल में जो खर्चा आया है, आपका 2 लाख 4 लाख या 5 लाख जो भी आपका आया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको बस उतना ही क्लेम देती है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और जो क्रिटिकल इलनेस राइडर है ये हेल्थ इंश्योरेंस से बिल्कुल अलग होता है। ये आपकी बीमारी डिटेक्ट होता ही आपको आपका जो फिक्स अमाउंट आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है वो फिक्स अमाउंट आपको एक बार में दे दिया जाता है। उन्हें आपके हॉस्पिटल बिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका हॉस्पिटल का चाहे 50,000 का बिल आए, लेकिन आपने जो इलनेस राइडर लेते वक्त जो बीमारियां उसके अंदर थी, उनमें से अगर आपको कोई बीमारी अगर हुई है जिसको वो कवर करता है तो बस आपको आपका पैसा उसी वक्त मिल जाएगा। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके हॉस्पिटल आपको कितना चार्ज कर रहा है उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि आप जिस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है। देखिए, क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि उस कंपनी को एक साल में कितने क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब कि कितने क्लेम पर ईयर उसके पास में आ रहे हैं और वो कितने को सेटल कर रहे हैं। ठीक है। ये होता है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। और दूसरा होता है आपका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने रुपए का, कितने पैसों का क्लेम आता है उनको पर ईयर, जिसमें से वो कितने रुपए का क्लेम बांट देते हैं। ये होता है आपका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 100 लोगों ने क्लेम किया है, जिनमें से 99 लोगों का जो अमाउंट है वो आप मान लीजिए कुछ 10 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 5 लाख है, इस तरीके का अमाउंट है, और किसी एक बंदे का 10 करोड़ का अमाउंट है। तो आप ये देखिए कि उन लोगों ने क्या किया है, 99 लोगों को पैसा दे दिया है, जिनके 10 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरीके का जिनका अमाउंट था, उन लोगों ने क्या किया, उन 99 लोगों को जो अमाउंट है वो क्लेम करके दे दिया है। लेकिन उन्होंने एक जो बंदा 10 करोड़ वाला था उसका रोक लिया। इससे क्या होगा कि उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो तो 99% हो गया, क्योंकि उन्होंने 100 लोगों में से 99 लोगों को दे दिया है। लेकिन उन्होंने क्या किया, छोटे अमाउंट बांट दिए और एक जो बहुत बड़ा अमाउंट था 10 करोड़ उसको रोक के अपना पैसा बचा लिया। इससे क्या हुआ, इससे उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा रहा और उनके पैसे भी बच गए। तो इसलिए आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना चाहिए कि मान कि कितने रुपए का उनके पास में सेटलमेंट, मतलब कितने रुपए का उनके पास में क्लेम आया है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 100 करोड़ का अगर मान लीजिए उनके पास में साल भर का क्लेम आया है, तो उन्होंने 100 करोड़ में से कितना दिया है, इसका जो प्रतिशत है वो 95% से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको उस कंपनी को चूज़ करना चाहिए। मतलब कि 100 करोड़ में से कम 95 करोड़ उन्होंने बांट दिए होने चाहिए। उस ही कंपनी को आपको चूज़ करना चाहिए अपने इंश्योरेंस प्लान के लिए। ठीक है। देखिए, ये जो 5% लोग रह जाते हैं ये अपनी ही किसी कमी की वजह से रह जाते हैं, जिनका पैसा क्लेम नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए आपने जब इंश्योरेंस लिया होता है उस वक्त अपने बारे में आपको सभी जानकारी एकदम सही बतानी होती है और बतानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त यदि आप कुछ छुपा जाते हैं तो हो सकता है आपका बाद में जाके क्लेम रुक जाए, जिसकी वजह से आप सोचिए कि आपने जो इतने वक्त तक जो पैसा भरा वो आपका पैसा डूब जाएगा। दूसरा, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो जिस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आपने इतने साल मेहनत की, वो परिवार आपका खतरे में आ जाएगा। खतरे से मतलब वो उसको के पास पैसा नहीं होगा, और आज के टाइम में पैसा ना होना ही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, और आपके इतने सालों की जो मेहनत है वो सब खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आपके इतने सालों की मेहनत और आपके परिवार दोनों ही
असुरक्षा में आ जाएं। ठीक है, अगर कोई भी आपको बीमारी है, कुछ भी है जो आपको मान लीजिए आपको कोई किडनी का की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है जो कि आपके ब्लड टेस्ट या इस तरीके की किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो आप सोचें कि ये बताने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी वाले क्लेम देते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितने तरीक़ों से और किस किस तरीके से आपकी हर उस चीज़ का पता लगा लेते हैं जो आप कितना भी छुपाना चाहें और कितना भी बचाना चाहें, क्योंकि उनका जो वो लोग जो छानबीन करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप तरीके से होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो उन बातों को भी ढूंढ लेंगे जिनका बारे में आपके परिवार को भी ना पता हो। ठीक है, तो वो लोग, उनका यही काम होता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप इंश्योरेंस लें तो कुछ पैसे का प्रीमियम बचाने के चक्कर में आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि जिससे आपका परिवार आगे खतरे में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक ये सवाल होता है कि आपको किस एज में कितना, मतलब अगर आप कितना, आपका जो प्रीमियम है वो कितना रहता है। अगर आप मान लीजिए अपने 25 साल की उम्र में आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो आपका जो प्रीमियम है वो अराउंड 700 टू 800, मतलब 700, 750, 800 के बीच में रहेगा। और ये वेरी करता है अलग अलग कंपनियों का। ठीक है, अलग अलग कंपनियां, बट अराउंड इतना ही रहेगा, 700-800 के आसपास ही रहेगा अगर आप 25 साल की उम्र में 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप 25 की बजाय 30 में लेते हैं या 35 में लेते हैं, तो ये जो अमाउंट है ये आपका 1200-1300 तक जा सकता है हर साल, हर मंथ का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो वीडियो है थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ज़रा भी इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ताकि आगे आने वाले वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।